हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जेवीएनएल लाइनमैन टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती आई है उसको लेकर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पुराने पेपर्स पर हम चर्चा करेंगे। तो 2018 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी आपकी, उस टाइम में एक ही एग्ज़ाम थी। तो दोस्तों, वो जो एग्ज़ाम थी वो यहाँ पर सेम का सेम पोर्शन यहाँ पर रखा गया है इस बार मेंस एग्ज़ाम में। प्री में भी हालांकि यहाँ पर 50 नंबर थ्योरी के आएंगे, तो 50 नंबर अदर पोर्शन यहाँ पर आएगा। पर जो आपका मेन जो बात है ये है कि जो पुराने पेपर 2018 वाले जो ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि दोस्तों वही एजेंसी आपकी इस बार भी एग्ज़ाम लेने वाली है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है। तो अगर आप यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पेपर फर्स्ट की चर्चा हम करेंगे। बाकी अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न और उत्तर हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। जहाँ तक मुझे नॉलेज होगा वहाँ तक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आपको बता दूँ कि 2018 में मेरा यहाँ पर सिलेक्शन भी हुआ था और वर्तमान में भी मैं यहाँ पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट की जगह पे काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपका जो अभी आपका 2018-19 के बाद में मैंने काफ़ी दिन से यहाँ पर थ्योरी से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया हुआ है, पर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो आपके साथ इसमें शेयर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों पेपर्स उस टाइम में आपके जारी किए गए थे 2018 में, जब आंसर की जारी की गई थी। तो पेपर के मास्टर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जारी किए गए थे, जो यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी उनके द्वारा। तो उस टाइम के यहाँ पर ये पेपर इकट्ठे किए हुए हैं। टोटल यहाँ पर 22 पेपर इसमें हैं। पर 2018 में आपके 18 पेपर हुए थे, बाकी के आपके और पुराने पेपर 18 पेपर हुए थे। आपके 9 दिन एग्जाम चली थी, 3-3 शिफ्टों में एग्जाम चली थी। आपको बता दूं ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उसके बाद में जारी किए गए थे। तो ये पेपर भी आप प्राप्त कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9460122724। इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। अब दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं वो 24 अगस्त को पेपर आया था आपका, वो दोपहर वाली शिफ्ट में वो पेपर हम देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, यदि किसी धातु के तार के नीचे दी गई लंबाई दोगुनी हो जाती है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो आपको अगर क्वेश्चंस पता है तो आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि हम लाइव आकर इसका सोल्व करें या फिर हम ऐसे वीडियो बनाकर डालें, ये भी आप बता सकते हो। लाइव में आपका थोड़ा सा तैयारी हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो ये भी आपको एक ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि 5 ऑप्शन यहाँ पर बिजली बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं, जेवीएनएल के द्वारा 5 ऑप्शन बैंकिंग के तर्ज पे आपका यहाँ पर दिया जाता है। तो किसी तार के क्षेत्र की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो यहाँ पर उसका प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो प्रतिरोध दोस्तों लंबाई के साथ आपका पता होगा, आपको जो प्रतिरोध की परिभाषा है वो आपको आती होगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता होगा जो आपका प्रतिरोध का जो सूत्र है R समानुपाती L/A, यानी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल आपका अगर बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर आपका ये आपका क्षेत्रफल है वो घटाया जाएगा तो आपका प्रतिरोध है वो ज़्यादा रहेगा। तो ये इस प्रकार से आपका जो सूत्र है वो रहता है। प्रतिरोध है वो समानुपाती रहता है लंबाई, यानी कि लंबाई अगर तार की जितनी लंबी की जाएगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल अगर जितना ज़्यादा किया जाएगा तो प्रतिरोध है वो उतना कम होगा। तो ये इस प्रकार से आपका ऑप्शन रहता है। तो अगर आप मानते हो कि यहाँ पर 1 मीटर लंबा तार है और उसका 1 वर्ग गज यहाँ पर आपका मानो कि 1 ही स्क्वायर फीट आपका जो मीटर है वो आपका मीटर या फिर सेंटीमीटर वो आपका क्षेत्रफल है। तो ये आपका है। तो आपका प्रतिरोध है वो कितना होगा, तो 1 होगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें फिर R बराबर 1/1 बराबर 1 हो गया। तो इसमें क्या बताया गया है कि तार के क्षेत्र की लंबाई दोगुनी हो जाती है। तो तार की क्षेत्र की लंबाई यहाँ पर 1 है, तो इसे हम अगर हम 2 गुनी करेंगे तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे, जबकि लंबाई है वो 1 ही है। क्षेत्र की बताया गया है तो क्षेत्र आपका ये है, तो 1 गुना 2 यानी कि 1/2 बराबर कितना हो गया आपका 1/2, यानी कि आधा हो गया। और पहले कितना था 1 था, तो यहाँ पर आपका प्रतिरोध है वो आधा हो जाएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन होगा। तो जो क्वेश्चन मेरे से बन सकेंगे वो मैं आपको इस प्रकार से सोल्व करके बता देता हूँ। इसके बाद में एक चालक में पैदा हुई उष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। जो आपकी उष्मा जो हीट है वो किसके समानुपाती होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपको होगा कि करंट है वो उसके चालक में, चालक है तो उसमें अगर उष्मा आप यहाँ पर उसको हीट करोगे तो उसका करंट है वो यहाँ पर उसके समानुपाती होता है। तो ये चीज़ है यहाँ पर आपका। इसमें 2 नंबर में आपका आ जाएगा सी ऑप्शन।
तो इसके बाद में आपका जो अगला है, फ्लोरोसेंट के दोनों सिरों के काला पड़ने की संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि जो आप देखते हो ट्यूबलाइट देखते हो, उसके दोनों तरफ अगर काला हो जाता है तो वो यहाँ पर क्यों होता है। तो फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार शुरू बंद करना, और कम या अधिक वोल्टेज आती है, अनुचित ब्लास्ट होता है, और प्री हीट के लिए स्टोरेज द्वारा बहुत अधिक या बहुत कम समय लेना। तो आप इस लगभग जो आपके आल का ऑप्शन मिलेगा, ऑल ऑफ अबाउ, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन मिलते हैं जो कारण है, तो वो आपके लगभग में यहाँ पर यही रहता है, ऑल ऑफ अबाउ। तो इसमें भी यहाँ पर यही रहेगा, क्योंकि अगर आप ट्यूबलाइट को बार बार चालू बंद करोगे या फिर कम अधिक वोल्टेज दोगे तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी दोनों तरफ जो वो काला पड़ जाता है। तो इसीलिए आपका जो रहता है वो इन सब में आपका ऑप्शन आएगा। इसके बाद में नंबर 4 पे जो आपका है, जब सोडियम पेपर लैंप चालू किया जाता है तो वो किस प्रकार का होता है। तो इसमें आपका जो उत्तर है वो यहाँ पर आएगा पीला, येलो कलर का होता है। इसके बाद में जो आपका है एसी, 5 नंबर, जो एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की खपत कितनी होती है। एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक की बिजली की खपत कितनी होती है। तो ये दोस्तों आपको थोड़ा थ्योरी है वो पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें 0 वाट शुद्ध प्रेरक है, यानी कि शुद्ध आपका जो है वो इंडिकेटेड है। तो शुद्ध का मतलब है तो आपका जीरो लॉस और जीरो जो आपका रहता है, तो इसमें शुद्ध है तो जीरो में आपका खपत है वो 0 वाट होगी। तो इस प्रकार से होगा, तो ये आपका इसमें 0 हो जाएगा। 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइन के निम्नलिखित कौन से अक्सर प्रयुक्त किए जाते हैं। जो आपकी 3 फेज लाइन होती है, जो आपका 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट या 133 केवी जो वोल्टेज रहता है लाइनों में, तो वो किस प्रकार से 440 से नीचे 3 फेज यहाँ पर नहीं रखा जाता। आपको बता दें 440 में आपका जो रहता है 2 वायर में 220 रहता है, तो उसको यहाँ पर कन्वर्ट करके 440 वोल्टेज आपका बनता है। तो इस प्रकार से अगर उसको किस नाम से व्यक्त किया जाता है, किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है, तो इसमें आपका RY भी आएगा, रेड येलो ब्लू। तो आपको पता होगा जो आपके 3 फेज है वो आप देखते भी होंगे कहीं पैनल में लगा हुआ, तो वो आपका लाल, हरा, आपका लाल और पीला और आपका ब्लू, इस प्रकार से रहता है। या फिर ब्लू की जगह पे आप दूसरा भी कलर काफ़ी लोग काम लेते हैं, पर RY भी आपका एक परफेक्ट जो है वो इसका अक्सर जो यूज में ले जाते हैं वो है। तो इसमें आपका डी आंसर यहाँ पर आएगा। इसके बाद में जो अगला है, वोल्टमीटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त होता है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ए आ जाएगा, विद्युतीय गतिक प्रभाव। तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने से ही याद होते हैं, या फिर आपने थ्योरी एकदम से आप टच में रहते तो ही आपके याद रहते हैं। तो ये आप पढ़ते रहें। और निम्नलिखित में से प्रतीक, आपका जो सिंबल है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के अंदर, तो ये सिंबल्स आप जो बेसिकली सिंबल्स हैं वो आप जरूर याद कर लें। तो ये यहाँ पर किसको इंगित करता है, तो ये आपको पता होगा कि इस प्रकार से जो रहता है वो रहता है लैंप, या फिर आप बल्ब बोल सकते हो। तो ये तो आपका लैंप रहता है, पर ये जो आपका इस प्रकार से दिया गया है इसको हम क्या बोलेंगे। तो आपका अगर आप देखते हो संकेतक भी बोल सकते हो इसे, या इसको मतलब लैंप को संकेतक, जैसे कि आप लैंप से इसे छान निकालना चाहो तो इस प्रकार से ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि आपको ये सिंबल आपको नहीं पता है, पर जैसे अगर आपको नियोन लैंप का पता है, चमत्कार संकेतक का पता है, तो आप इस प्रकार से भी इसका उत्तर निकाल सकते हो। तो ये अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मर वाला लैंप है वो यहाँ पर ये है बी ऑप्शन में। इसके बाद में अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म में से इनमें से क्या है। जो अपने साथ जुड़े फ्लक्स को ईएमएफ देता है, उससे जो दूसरे कॉइल्स में आपका रहता है ईएमएफ आ जाता है। जैसे आपको पता होगा चुंबक के अंदर है ये, तो वो दोस्तों एक कोयल में अगर आप ईएमएफ, एक कोयल में अगर आप करंट देते हो, वोल्टेज देते हो, तो वो दूसरी जो अगर कोयल पास में रखी है उससे फ्लक्स में उसमें भी आपका थोड़ा थोड़ा जो सप्लाई है वो देखने को मिलती है। तो इससे ये होता है प्रेरकत्व, यानी कि प्रेरक वो उसको करता है। तो प्रतिरोध नहीं हो सकता, आपको पता है प्रतिरोध विरोध करता है, प्रतिघात भी नहीं होगा, धारिता चालकता भी नहीं होगा। चालकता एक ही तार में रखी जाती है, एक ही कॉइल में रखी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रेरकत्व होगा। प्रेरकत्व के माप की मूल इकाई क्या है। तो इकाई भी आप दोस्तों बेसिकली जितनी भी हैं वो यहाँ पर याद कर लें कि प्रेरकत्व की इकाई क्या है, हेनरी, फेरड, टेस्ला, वेबर और आपकी सीमेंस। तो इसके अंदर आपकी आई थिंक हेनरी इसमें दिया गया ऑप्शन, तो हेनरी ही होगी। फेरड आपका रहता है
जो आपके कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटेंस जो रहता है उसको फेरेड में नापा जाता है। और टेस्ला आपका ये चुंबक के संबंधित हैं, टेस्ला वेबर आप जो सीमेंस है, सीमेंस आपका चालकता का रहता है आई थिंक। तो ये इस प्रकार से रहते हैं। अन्योन्य प्रेरण किसकी बुनियादी परिचालक सिद्धांत है? तो ये है यहाँ पर आपका, इसमें आपका ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर, मोटर्स और रेक्टिफायर्स। तो ये यहाँ पर इसमें बताया गया है अन्योन्य प्रेरण, यानी कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर आपको पता है, जो बोलते हैं उसको, मतलब दो कोयल है, एक कोयल में आप दोगे तो दूसरी कोयल में आपका इस प्रकार से रहेगा। जनरेटर में भी यही रहता है, मोटर्स में भी यही रहता है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर आपको पता होगा, जैसे जैसे कि आपने देखा होगा ब्रिज रेक्टिफायर है, एनपीएन रेक्टिफायर वगैरह रहते हैं, तो ये रेक्टिफायर रहता है। इसमें आपका इस अन्योन्य प्रेरण का कोई काम नहीं रहता है, बाकी इन तीनों में आपका इस चीज़ से काम रहता है। तो यानी कि ए, बी और सी इसमें यहाँ पर माना जाएगा, रेक्टिफायर इसमें नहीं होगा। तो ये ऑप्शन इसमें आएगा। इसके बाद में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा सोल्डरिंग डिवाइस काम में लिया जाता है? तो ये मुझे नहीं पता है। तो इसमें आपका सी, ब्रेड बोर्ड यहाँ पर काम में लिया जाएगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आपका प्रतीक आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक को इंगित करता है? यह प्रतीक कौन से प्रतिरोधक को इंगित करता है? तो इसमें यहाँ पर प्रतिरोधक के ही यहाँ पर ये दे दिए हैं। तो इसमें जो आपका आंसर दिया गया है वो प्रीसेट प्रतिरोधक दिया गया है। तो आप जो सिंबल्स हैं वो जरूर पढ़ के जाएं। 2 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं अभी तक, देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है? तो ये यहाँ पर है, इसके अंदर आपका तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इसमें दोस्तों आपका रिप्लाई आ जाएगा, आपका जो आंसर है वो होगा 8। इसके बाद है केवीएल, यानी कि आपको पता होगा किरचॉफ के 2 नियम हैं, वोल्टेज और करंट के नियम। यहाँ पर 2 नियम रहते हैं। तो आपका ये नियम भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पर यहाँ पर इसका सिद्धांत किस सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं? तो ये ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसके बाद में जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, दोनों नियम आपके पास होने चाहिए। एक तो शायद आपका केवीएल है, और आपका एक जो रहता है कि संधि बिंदु पे 0 यहाँ पर धारा रहती है, केसीएल जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें इस प्रकार से यहाँ पर रहते हैं, यानी कि आपकी अगर यहाँ पर 10 एम्पियर धारा आ रही है, तो इसमें यहाँ पर जो आपकी 5 एम्पियर है, तो इसमें कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें भी आपका 5 एम्पियर होगा। तो इस प्रकार से आपका रहता है। तो यानी कि संधि बिंदु के ऊपर हमेशा से 0 आपका रहता है उसके अंदर। तो नंबर 17 का जो क्वेश्चन है, आरएमएस निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो इसमें तापन का प्रभाव, ये आएगा इसमें तापन का प्रभाव। इसके बाद में 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व है? गतिशील तत्व इसमें पूछे गए हैं। तो इसमें यहाँ पर आपका आर और एल, ये यहाँ पर गतिशील तत्व हैं दोनों। तो इसमें आपका ई ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। इसके बाद में अगर हम बात करें, आपका प्रतिरोध ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? प्रतिरोध है वो ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? तो उष्मा में आपका आएगा आंसर। और देख सकते हो ए यहाँ पर इसमें आंसर है। तो उष्मा यानी कि हीट है आपका, जो प्रतिरोध के अंदर आप यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा दोगे तो वो हीट उत्पन्न करेगा, ना कि विद्युतीय क्षेत्र, यांत्रिक, चुंबकीय क्षेत्र, ये उत्पन्न नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ हीट उत्पन्न करेगा। इसके बाद में सक्रिय फिल्टर, निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित रहता है? सक्रिय फिल्टर है तो उसमें से कौन सा आपका तत्व है वो अनुपस्थित रहेगा? तो इनमें से यहाँ पर कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं उपस्थित नहीं रहेगा इसमें से, तो ही आपका सक्रिय फिल्टर होगा वो। विद्युतीय आवेश के प्रवाह की दर, विद्युतीय आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका विद्युत इलेक्ट्रिक करंट, आपका इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है आई बराबर विद्युतीय आवेश की प्रवाह की दर होता है Q अपॉन T। ये यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहता है इसमें न्यूमेरिकल। तो विद्युतीय आवेश के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं, जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको। और विभव है वो आपका विभवांतर, जो एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में वोल्टेज जिसे रहता है उसे हम विभव, विद्युतीय विभव या विभवांतर कहते हैं। इसके बाद 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं? तो इसमें आपका चालक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु होते हैं तो वो चालक होते हैं। एक विद्युतीय क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? एक विद्युतीय क्षेत्र किसका आपका विक्षेपण कर सकता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा
वो एल्फा कण का आपका विक्षेपण कर सकता है। इसके बाद निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युतीय सुचालकता होती है, यानी कि जो अधिकतम आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो जिसकी क्षमता रहती है, जिसमें आपका बोल सकते हो जिसमें प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, वो इसमें पदार्थ कौन सा है। तो आपने देखा होगा जो आपके एल्यूमिनियम के भी आपने तार देखे होंगे, तांबे के भी देखे होंगे, इस्पात के भी यहाँ पर रहते हैं, सोना का भी रहता है, तो चांदी यहाँ रहती है। तो सबसे जो आपकी जो चालकता रहती है जिसमें अधिकतम, तो वो यहाँ पर दोस्तों आपका चांदी के अंदर रहती है। देख सकते हो आपका ऑप्शन भी डी है। तो आपने देखा होगा जो पहले क्या रहता था, वायर आपके जहाँ पर चालकता की ज़्यादा ज़रूरत होती थी वहाँ पे चांदी के वायर यूज में किए जाते थे। तो ये चोरी की वजह से काफ़ी लोग इसे चोरी करते थे, या फिर महंगी होने की वजह से ये चीज़ें हटाई गई। और अब यहाँ पर आपके मैक्सिमम आप देखोगे तो एल्यूमिनियम के और आपका यहाँ पर तांबे के आपको मिलेंगे। तो तांबा भी फिलहाल महंगा है, तो इसीलिए तांबे के वायर भी बहुत ही रेयर केस में यूज़ किए जाते हैं, जो ओपन जिसमें जैसे कि आप देखो टर्मिनल है, स्विच के टर्मिनल है, वहाँ पर आपके तांबे के तार मिल जाएंगे। और कहीं पे आपका कुछ जो घरों में हम यूज करते हैं उसमें भी कॉपर का वायर हमें मिल जाएगा। तो तांबे के तार बहुत ही रेयर केसेज में यूज किए जाते हैं, कम किए जाते हैं एल्यूमिनियम के मुकाबले। जैसे कि आप सिरोपरी लाइन देखोगे जो आपके रहती है, जैसे कि आप देखोगे बिजली बोर्ड की जो लाइनें चलती हैं, तो वो यहाँ पर रहती हैं, वो सभी एल्यूमिनियम की रहती है, और बीच में उसमें इस्पात का तार रहता है, क्योंकि इस्पात से आपकी जो तन्यता है वो बनी रहेगी, तार है वो टूटेगा नहीं, लचकेगा नहीं बीच में। तो एक बीच में इस्पात का तार और बाहर के जो एल्यूमिनियम वायर होते हैं, तो एल्यूमिनियम की चालकता भी एक नॉर्मल रहती है, अच्छी रहती है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम का यूज़ है वो ज़्यादातर किया जाता है, लगभग और सस्ता होने की वजह से। अगर किसी प्रतिरोध का 3 रंग वाला बैंड पीला, बैंगनी और काला है तो प्रारंभिक प्रतिरोध का मान, तो ये दोस्तों बैंड का एक सारणी रहता है, वो सारणी आपको पढ़ना चाहिए। उसके अंदर आपका जो ऑप्शन है वो 47 ओम आएगा। एक 200 वोल्टेज 200 वाट और 200 वोल्टेज लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध इसमें पूछा गया है आपका शक्ति के साथ में। तो आपका जो P बराबर वी आई से भी आप निकाल सकते हो, P बराबर जो आपका पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट रहता है। तो इससे आप है वो 200 आपका हो गया वॉट, और वोल्टेज हो गया आपका 200, तो धारा हो गई आपकी 1 एम्पियर। तो आपका दूसरा जो होता है V बराबर आई आर जो रहता है, आई आर जिसमें हमें R निकालना है, तो V अपॉन आई होगा, तो यानी कि 200 अपॉन 1 होगा, तो आपका 200 एम्पियर इसमें आपका प्रतिरोध आएगा। तो अगर हम देखते हैं ऑप्शन, तो इसमें 200 ओम है। तो बेसिकली मेरे अनुसार आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ आपके जो नॉर्मल्स आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि एक यहाँ पर P बराबर वी आई, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल में आपका लगभग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। और एक बराबर V बराबर आई आर, जो आपको ओम का नियम पता होगा। तो ये है, ये दोनों फॉर्मूले भी अगर आप याद रखते हो तो आपके चांसेस हैं क्वेश्चन इस प्रकार के आने के, यूनिट वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हो। इसमें आपका पावर शक्ति होता है, वोल्टेज और करंट। इसमें आपका प्रतिरोध अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले आप ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी, ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप प्रतिरोध निकाल पाओगे। अगर आपके पास शक्ति है तो इसमें से एक चीज़ मिस होगी, तो वो इससे निकालेंगे, फिर हम प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसके बाद में जो अगला हमारे पास प्रश्न है, यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्टेज पर 0.3 कैपेसिटेंस का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता कितनी होगी। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो वो मुझे यहाँ पर अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपका जो सी ऑप्शन इसमें बताया गया है आपका 0.15 फेरेड। तो यहाँ पर ये है, एक यदि एक संधारित्र 484 एन के रूप में चिन्हित किया गया है तो इसका मूल्य क्या होगा। तो ये यहाँ पर पूछा गया है, और इसमें भी आपका यहाँ पर 4,80,000 आपका पीएफ रहेगा। आईएसआई कोड के अनुसार दिए दिए गए रंग में से तारों में से किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अर्थ का वायर है वो कैसा रहता है। ये आपको पता होगा कि हरा है वो अर्थ का वायर रहता है, ये आपका अर्थ रहता है। तो लाल है वो भी आपको पता होना चाहिए, रेड जो फेज रहता है उसके लिए रहता है रेड फेज। और आपका काला है वो न्यूट्रल के लिए रहता है, जैसे कि आप सिंगल फेज सप्लाई करते हो, 3 फेज करते हो, तो भी आपका न्यूट्रल है वो आपका काला रहेगा। नीला और पीला ये 3 फेज की सप्लाई है, RYB जो मैंने आपको बताया था, RYB, रेड येलो ब्लू, ये आपके 3 फेज सप्लाई के सिंबल हैं। और ये अर्थ का है और ये न्यूट्रल का है, तो इसमें आपका डी रहेगा, डी ऑप्शन है। निम्न में से जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज होता है। नी वोल्टेज ये आपका एक याद करने का क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखें, 0.3 वोल्टेज है वो जर्मेनियम
डायोड के अंदर होता है, नी वोल्टेज। इसके बाद में 31 नंबर, शॉर्ट सर्किट की दिशा में किस सर्किट में कितना करंट प्रभावित होता है। शॉर्ट सर्किट होता है तो किस सर्किट में कितना करंट प्रभावित होगा, यानी कि एक तो बहुत ही कम, शून्य होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा नहीं, बहुत कम होगा या फिर अपरिमित होगा। तो अपरिमित इसमें होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पर सी ऑप्शन होना चाहिए, या फिर आपका सी और बी होना चाहिए। तो सी और बी का इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन है, देख सकते हो। क्योंकि शॉर्ट सर्किट तभी होगा जब एक यहाँ पर अनलिमिटेड उसके अंदर वोल्टेज वगैरह आएगा, जो एक जो वायर की है क्षमता है उससे ज़्यादा वोल्टेज और धारा उसमें प्रभावित होगी, तो वो आपका शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी ओम मीटर किसी इंडक्टर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया है तो सूचक 0 ओम दर्शाता है, तो इंडिकेटर है, तो पूरी तरह से इंडिकेटर है वो शॉर्ट हो चुका है, इसीलिए आपका 0 दर्शाएगा, 0 ओम। यानी कि जो आपका इंडिकेटर, आप मानो कि ये आपका एक इंडिकेटर है, तो ये अगर ये दोनों वायर शॉर्ट होंगे तो आपका ओम इसमें प्रतिरोध है वो जीरो रहेगा, प्रतिरोध जीरो रहेगा, तो यानी कि पूर्ण तरीके से शॉर्ट है। अगर इसमें से धारा प्रभावित होगी, वोल्टेज, तो आपका प्रतिरोध कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ भी रहो चाहे वो, तो इसी वजह से अगर 0 प्रतिरोध है तो ये आपका है कि पूर्ण तरीके से शॉर्ट हो चुका है वो। अगला जो है हमारा, किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का फंक्शन है। ब्रीदर जो आप जानते हो, कूलिंग ओवन के ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, हाँ। वार्निंग के लिए कूलिंग वायु उपलब्ध कराना, हाँ। जब बाह्य वायु ट्रांसफर में प्रवेश करती है तब नमी प्रवाह को रोकना, ये भी आपका है। और ट्रांसफर में तेल के फिल्टर करना, तो तेल का फिल्टर करना तो शायद यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ब्रीदर है, इसका मेन जो रहता है वो इसमें नमी को प्रभावित नहीं करने का होता है। तो इसमें देख सकते हो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आया है, ब्रीदर का। किसी ट्रांसफार्मर पर पूर्ण लोड कॉपर क्षति 600 वोल्ट है, इसमें आधे लोड की कॉपर क्षति कितनी होगी, तो ये यहाँ पर है, तो इसमें आपका 150 वोल्ट होगा। तो इसमें आपका एक फॉर्मूला रहता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से एक ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटानिया टी जॉइंट आप जानते होंगे, जो आपका जॉइंट रहता है वो इस प्रकार से इसे करके सिंबल करके जो जॉइंट बनाया जाता है, ये रहता है आपका ब्रिटानिया टी जॉइंट। 3 प्रकार के जो आपके रहते हैं ऑप्शन, तो आपका कहाँ पे काम में लिया जाता है ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें आप हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो ओवर हेड लाइन के अंदर ब्रिटानिया टी जॉइंट काम में ले जाता है, क्योंकि जो ऊपर के जो वायर रहते हैं उन्हीं में लगभग यहाँ पर ये जॉइंट है वो किया जाता है। इस प्रकार से जो आपकी जो बिजली बोर्ड की आप देखते होंगे खंभे के ऊपर जो वायरें रहती हैं, अगर वो टूट जाती है तो वहाँ पे जो जॉइंट लगाया जाता है वो ब्रिटानिया टी जॉइंट ही रहता है। निम्न में से एक स्केलर मात्रा है, निम्नलिखित में से क्या एक स्केलर मात्रा है, तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड तीव्रता, इलेक्ट्रिक विस्थापन घनत्व, बल और विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आपका ऑप्शन है वो सी, विद्युत विभव बताया गया है। निम्नलिखित में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, यानी कि जो आपकी जो ट्रांसफार्मर के जो वायर रहते हैं उनको जो लेमिनेटेड किया जाता है, यानी कि जो आपका कॉपर का जो आपका सॉरी जिसे बोलते हैं हम इंसुलेशन डालते हैं वायर का, वो किसे रोकने के लिए किया जाता है, कौन सी क्षति को रोकने के लिए किया जाता है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें आपका एनडी करंट क्षति जो रहती है उसकी वजह से लिमिटेड किया जाता है। ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण पर निश्चित करने के लिए किया जाता है, के लिए क्या किया जाता है, तो दोस्तों ये आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना जरूरी है। देख सकते हो ट्रांसफार्मर के कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। इसमें नो लोड परीक्षण के लिए निश्चित किया जाता है, तो आपका इसमें आएगा सी ऑप्शन, मैग्नेटाइज और आयरन क्षति है उसको निश्चित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर के तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति से की आशा, तेल की डाई इलेक्ट्रिकल शक्ति से की आशा की जाती है। 33 केवी, 3300 केवी, इसमें यहाँ पर आपका 33 केवी की आशा की जाती है डाइलेक्ट्रिक शक्ति से। किसी 220 वोल्टेज एसी से 24 वोल्टेज एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरों का अनुपात यहाँ पर कितना होगा, तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि किसी ट्रांसफार्मर में आप जो आपकी है वो सप्लाई है वो दी जा रही है 220 वोल्टेज, और वो यहाँ पर निकाल रहे हैं उसके अंदर 24 वोल्टेज, तो यहाँ पर जो आपका रहेगा क्वाइल रहेगी, तो इसमें कितने का अनुपात रहेगा ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका भी यहाँ पर एक फॉर्मूला रहता है, तो इसमें आपका 0.109 रहेगा। एक ट्रांजिस्टर में डिप्लेंस
परतों की संख्या क्या होती है। ट्रांजिस्टर के अंदर जो आपकी परतें रहती हैं उनकी संख्या क्या रहती है, तो 2 रहती है। नॉर्मली जो आपकी परत रहती है वो 2 परत रहती हैं ट्रांजिस्टर में। किसी 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड गति पर घूमेगा। तो इसमें आपका पता होगा Pn/120, सॉरी इसका जो रहता है फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जो रहता है Pn/120 आई थिंक रहता है, जो आपका F बराबर रहता है Pn/120। इसमें हम डाल के देखते हैं, मुझे एक बार कंफर्म नहीं है, फिर हम आंसर है वो मिला लेंगे। 6 पोल हमें गति ज्ञात करनी है, तो गति ज्ञात करेंगे तो 120 गुणा 50/6, तो ये रहेगा आपका। तो 6 दूनी 12, 0 5 दूनी 10, इसमें 1000 आरपीएम मेरे अनुसार आ रहे हैं। फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ 1000 आरपीएम ही है। तो जो आपका फॉर्मूला रहता है दोस्तों, वो फ्रीक्वेंसी बराबर Pn/120, ये आपका फॉर्मूला रहता है। तो इसमें आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके लिए कन्फर्म आएगा, ये अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो। फ्रीक्वेंसी बराबर पोलों की संख्या गुणा जो आपकी इसमें गति अगर आपको दे रखी है, जैसे कि गति दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, पोल पूछ सकता है, और अगर पोल दे रखे हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है और आपका गति पूछ सकता है। और अगर आपको यहाँ पर जो इसमें नहीं दे रखा है मिसिंग है, वो आपको ज्ञात करना होगा। और नीचे 120 आपको एक कॉमन संख्या है। अगर जैसे कि फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना तो इसमें पूरी डिटेल्स पुटअप कर देनी है। और अगर हमें यहाँ पर जैसे कि गति इसमें पूछी गई तो गति ज्ञात करनी है, तो इसको इधर हम भेजेंगे तो 120 F हो गया बराबर Pn हो गया। तो अब हमें गति पूछी है तो यहाँ पर P को हम नीचे भेज देंगे, P हो जाएगा नीचे। तो इसमें अगर हम ये पुटअप करेंगे तो हमारे सामने 1000 आरपीएम गति आ जाएगी। अगर पोलो की संख्या पूछी है, 1000 आरपीएम हमें दे दिया है, तो हम नीचे 1000 आरपीएम दे देंगे, इसमें 1000 गुना करके इसमें हम देखेंगे तो 6 पोल यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला आपको 101% याद रहना चाहिए। इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के पक्के मिलेंगे। किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। आपूर्ति वोल्टेज को परिवर्तन करके, इसके द्वारा दिए गए करंट को परिवर्तित करके, स्टेटर पोलों की संख्या को परिवर्तित करके। तो दोस्तों पोलों की संख्या को परिवर्तित करके आपकी गति है वो बढ़ाई या घटाई जा सकती है स्क्विरल गेज मोटर की। किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसमें आपका स्लिप रिंग की मात्रा है इसके ऊपर निर्भर करेगा, जो आपका रोटर करंट आवृत्ति है वो। एक विभक्त्व वलय प्रेरण मोटर में कितने विभक्त्व वलय होते हैं। तो इसमें 3 यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मुझे काफ़ी सालों से मैंने छोड़ रखा था इसको, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे मुझे। एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है। तो एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो संयुक्त मोटर है। डीसी संयुक्त मोटर होगी वो सर्वो मोटर के रूप में। चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किसे संदर्भित करते हैं। तो इसमें हमें मिलेगा यहाँ पर आपका नियंत्रण संपर्कों की संख्या। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है। तो इसमें हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो यहाँ पर विद्युतीय कर्षण मोटर यहाँ पर हमें मिलेगा, जो आपका आंसर होगा। मैट्रिक सिस्टम में सुपर एनोमल्ड तांबे के तारों का आकार किसमें दिया जाता है। तो मैट्रिक सिस्टम में आपका जो सुपर एनोमल्ड कॉपर वायर रहता है उसका जो साइज है वो किस में दिया जाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है व्यास मिलीमीटर में। यदि ध्रुवों की संख्या 4 है, स्लॉटों की संख्या 24 है, तो ध्रुवों की पिच क्या होगी। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपका 6 होगा। इसमें आपको डिवाइडेशन करना होता है, जो स्लॉटों की संख्या में से ध्रुवों की संख्या को भाग देंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है वो 6 आ जाएगा। इसके बाद में यदि एक संधारित्र प्रकार के पंखे की मोटर में कुंडल की कुल संख्या 16 है, तो प्रत्येक समूह में कुंडल की संख्या क्या होगी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर सी है, 8 यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में अगला जो है, नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र इंगित करता है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन है सी, एकल परत
बोस्केट वर्क यहाँ पर बताया गया है। एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट्स से जुड़े कुंडल सिरों के बीच की दूरी क्या होती है? तो फ्रंट पिच दूरी यहाँ पर कहा जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट्स के जो यहाँ पर जो बीच की दूरी रहती है उसको। यदि वक्र में कुंडल का समूह होता है तो एक ही केंद्र होता है, तो इस वक्र को क्या कहेंगे? तो केंद्रित वक्र कहेंगे इसको। 3 फेजों की वाइंडिंग में फेजों के बीच के विस्थापन कितना होता है? तो 120 डिग्री रहेगा 3 फेज की वाइंडिंग में। आपका टोटल 360 में से 3 का डिवाइडेशन आपको कर देना है। और एक स्टेटर की विद्युतीय डिग्री क्या होती है? स्टेटर की विद्युतीय डिग्री यहाँ पर पूछा है तो आपकी 180 डिग्री रहेगी। स्टेटर है यानी कि जो आपका स्टेटर एक ही पूरा रहता है उसकी डिग्री यहाँ पर पूछी गई है। हाफ वेव संशोधन के लिए आवश्यकता होती है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो डी, एक डायोड की रहती है। हाफ वेव आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है? ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। एसी को डीसी में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर आपका अल्टरनेटर, संशोधक, ट्रांजिस्टर, जनरेटर है आपका, और ट्रांसफॉर्मर से आपकी एक धारा से आपका जो एसी से डीसी नहीं बदल सकते हम, तो ये हमें नहीं होगा। और अगर बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर में हम एसी दे के नहीं बदल सकते। एसी को हम मोटर में दे के जनरेटर को रोटेट करके हम डीसी में बदल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं बदल सकते, तो इसमें भी हम नहीं होगा। अगर बात करें अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर में एसी अगर हम उसको घुमाएंगे तो वो एसी उत्पन्न करेगा, ना कि डीसी, तो इसमें भी हम नहीं कर सकते। संशोधक भी नहीं होगा। ट्रांजिस्टर इसके अंदर आपका ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका संशोधक इसमें बताया गया है, ट्रांजिस्टर नहीं संशोधक होगा। तो ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया जिस वजह से नहीं होंगे, तो इसमें आपका संशोधक होगा। संशोधक को इंग्लिश में आई थिंक मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, अदरवाइज इसे हम समझ लेते। डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य उपयोग किया जाता है? तो उसको सफाई करने के लिए यहाँ पर आपका केरोसिन वगैरह या फिर आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड को यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा। ट्रिपल सी जो रहता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो वो आपको यूज़ करना होगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूलतः कार्य क्या होता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर लोड को स्थिर शक्ति की आपूर्ति देना, वोल्टेज को निरंतर आपूर्ति देना, लोड को स्थिर विद्युतीय ऊर्जा की आपूर्ति देना, लोड को स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति देना। तो वोल्टेज की आपूर्ति देना आपको यहाँ पर सही रहेगा। स्थिर वोल्टेज है वो यहाँ पर देता है वोल्टेज स्टेबलाइजर, ना कि आपका करंट देता है। तो यहाँ पर अगर विद्युतीय ऊर्जा शक्ति पूछा गया तो वैसे ही नहीं होगा। और वोल्टेज को निरंतर आपूर्ति देगा किस चीज़ की? वोल्टेज खुद एक आपूर्ति है, तो लोड को यहाँ पर आपूर्ति देगा वोल्टेज की स्थिर, तो इसमें डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यदि एक साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्टेज है तो आरएमएस का मान क्या होगा? तो इसमें आपका दोस्तों एक सूत्र रहता है आरएमएस, आईआरएमएस और आपका वीआरएमएस का। तो वो सूत्र आपका और इसका फिक्स मान भी रहता है 1.732 यहाँ पर इसका फिक्स, और आपका 7.070 वोल्टेज आपका जो रहता है आरएमएस का, और आईआरएमएस का शायद 1.732 ऐसा कुछ रहता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको याद करनी चाहिए। वोल्ट लिनियर्ड नियंत्रण मूल रूप से एक नियंत्रित विधि है। वोल्ट लिनियर्ड नियंत्रण मूल रूप से आपकी जो है वो आर्मेचर वोल्टेज की विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर का इस्तेमाल ऑर्क वेल्डिंग में किया जाता है? ऑर्क वेल्डिंग में किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर रहेगा। इसके बाद में एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है, अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो रफ्तार क्या होगी? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन है वो 2000 आरपीएम रफ्तार हो जाएगी अगर हम फ्लक्स को आधा कर देंगे। एक डीसी मोटर की रफ्तार किसके समानुपाती होती है? आपका आर्मेचर की संख्या, बैक ईएमएफ, मोटर की रफ्तार, फ्लक्स प्रति पोल। तो किसके आपके रहती है? बैक ईएमएफ के यहाँ पर अनुपाती होती है। अनुपाती मतलब आपका विपरीत अनुपाती का आपका ये होगा। जैसे कि एक तो यहाँ पर समानुपाती होता है, बराबर चलता है, जैसे कि आपका मोटर की रफ्तार समानुपाती है। और इसमें अनुपाती पूछा, यानी कि 1 जो रहता है अनुपाती, वो यहाँ पर रहता है आपका विपरीत व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हो या फिर अनुपाती बोल सकते हो।
इनमें से किसमें डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है? डाइवर्टर का इस्तेमाल है वो किसमें किया जाता है? कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर या फिर शंट मोटर? तो इसमें यहाँ पर सीरीज मोटर के अंदर डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इंडक्शन मोटरों में स्क्विंग का फायदा इनमें से कौन सा है? शोर को कम करना, चुंबकीय लॉकिंग की प्रवृत्ति को कम करना, मोटर का संचालन आसान बनाना, रोटर स्टेटर के बीच प्रभावी परिवर्तन अनुपात को बढ़ाना। तो इन सभी का काम है वो स्क्विंग करता है। एक 3 फेज वाले स्टार कंडक्टिंग सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज का कितना गुना के बराबर होता है? तो आपका इसमें आपका जो ऑप्शन है वो बी रहेगा, 1.732। ये भी आपका याद करने वाले फॉर्मूले रहते हैं। हेयर ड्रायरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर इस्तेमाल की जाती है? जो हेयर ड्रायर रहता है आपका, उसके अंदर कौन सी मोटर इस्तेमाल की जाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें शेडेड पोल इंडक्शन मोटर आएगा। इसमें से अगला जो है आपका 70 नंबर, इनमें से कौन से उपकरण का इस्तेमाल सर्किट पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ए टोंग टेस्टर का यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें KWH मीटर एक प्रकार का है। आपका कौन सा मीटर रहता है? वाट मीटर बोल सकते हैं, KWH मीटर बोल सकते हैं। तो इसमें जो आपका है इंटीग्रेटिंग टाइप का यहाँ पर ये रहता है KWH मीटर। जब 50 हर्ट्ज का 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप पर काम कर रहा है तो रोटेट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 1 हर्ट्ज यहाँ पर इसमें आंसर आएगा। इनमें से कौन सी धातु का इस्तेमाल एडी करंट के डिस्क में किया जाता है? तो इसमें यहाँ पर आपका ए एल्यूमिनियम आएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के भार लोड में शून्य पावर फैक्टर होता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सी यहाँ पर आएगा। ए और बी दोनों शुद्ध संधारिता और शुद्ध प्रेरितता। तो प्रतिरोधी के अंदर तो आपका होगा नहीं, तो इसमें दोनों ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। इनमें से कौन सी मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री होता है? तो इसमें से यहाँ पर आपका सिंगल 6 फेज की जो रहती है, जितने फेज आपको बता दूं, ये तो यहाँ पर मुझे पता है थोड़ा, 360 डिग्री तो आपका टोटल रहता है विस्थापन। 3 फेज है तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 120 डिग्री आएगा। सिंगल फेज है तो पूरा 360 आएगा। 2 फेज है तो 180 आएगा। और अगर 6 फेज है तो आपका 60 डिग्री आएगा। इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है 360 डिग्री में से। स्प्रिंगों के फॉस्फोरस ब्रोंजियोल का इस्तेमाल उपकरणों को दर्शाने में किया जाता है क्योंकि इनमें आपका जो है वो कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। सापेक्ष विद्युतशीलता को ब्रिज द्वारा मापा जाता है। सापेक्ष विद्युतशीलता को जो आपका डी सोल्टी ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटियां हैं उपकरण संबंधी त्रुटियां, सिस्टमेटिक त्रुटियां, सकल त्रुटियां और प्रावणीय त्रुटियां और आपके प्रेक्षणीय त्रुटियां। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो सकल त्रुटि इसमें आएगा क्योंकि मानवीय गलतियों के कारण हुई है। तो उपकरण की कोई गलती नहीं है, पर्यावरण की वजह से नहीं हुई है, और आपकी जो प्रेक्षणीय त्रुटियां हैं वो भी नहीं है। लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है? क्या अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुणत्व का पठन 1.22 दिखाता है? इसमें आपका जो दोस्तों ये लेड एसिड बैटरी वाला जो फॉर्मूले हैं ये आपको पढ़ना चाहिए। लेड एसिड बैटरी जो थ्योरी की जो बुक रहती है उसमें ये आपके ये पठन में ये कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जैसे कि 100% चार्ज है तो कितना इसका रहेगा, हाइड्रोमीटर का जो आपका है वो पठन है वो, यानी कि रेटिंग है वो, और अगर 60% है तो कितना रहेगा, 40% है तो कितना रहेगा, डिस्चार्ज है तो कितना रहेगा। ये कुछ फॉर्मूले वहाँ पर आपकी दिए गए वैल्यू, तो वो आपकी याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये है 60% चार्ज होगा तो 1.22 दिखाएगा। वह विद्युत चुंबकीय डिवाइस है जिसका इस्तेमाल आर्मेचर में ग्राउंडिंग, सॉर्टेड और ओपन कॉइल का पता लगाने और ढूंढने में किया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो एक्सटर्नल ग्लोअर के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में तापयुक्त का उपयोग करते हुए वोल्टमीटर का मापन करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आरएमएस मान आ जाएगा। वोल्टमीटर के अंशांकन के लिए यहाँ पर जो आपका है वो विभव मापी ऑप्शन आ जाएगा। फ्यूजिंग कारक को न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड नियत वोल्टेज के बीच अनुपात को परिभाषित किया जाता है। डी ऑप्शन इसमें आएगा 83 नंबर में। इसमें हमें देखते हैं 0 से 100 वोल्टमीटर में 100 पाठन भाग है जिसमें से आधा भाग तक पढ़ा जा सकता है। वोल्टमीटर के वियोजन को ज्ञात करें।
तो ये यहाँ पर पूछा गया, तो इसमें आपका 0.5 वोल्टेज इसमें आएगा। शैथिल्य हानि पर निर्भर करता है, पदार्थों के आयतन, आवर्ती, पदार्थों के वर्ग, अभिभा, फ्लक्स, तो इन सब पर यहाँ पर शैथिल्य हानि वो निर्भर करती है। यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियां 72 संख्या का उपयोग किया जाता है तो दिक् परिवर्तन खंडों की संख्या क्या है? किसी डीसी मशीन में 72 कुंडलियां हैं तो उसमें यहाँ पर आपका दिक् परिवर्तन खंड कितने होंगे? तो 72 ही दिक् परिवर्तन खंड होंगे, इसमें सी ऑप्शन आएगा। डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र, अभिभा, फ्लक्स, वितरण का आकार है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो बी समलंबाकार आएगा। निम्नलिखित में से मोटरों में से किस में ऋणात्मक गति विनिमय होती है? ऋणात्मक गति किस में विनिमय होती है आपकी? जो इसमें हमें ऑप्शन आएगा डिफरेंशियल कंपाउंडर मोटर। निम्नलिखित में से क्या मशीन की घूर्णी हानियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें घर्षण और वायु घर्षण जो है वो मशीन की घूर्णी हानियों का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्ण भार स्थिति के लिए तहत निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ई आएगा, हॉकिंग्स और स्पिनबर्ग परीक्षण, ये दोनों परीक्षण हैं वो पूर्ण भार स्थिति के लिए किए जाते हैं। डीसी मशीन में स्लॉट वेसेज से निर्मित होते हैं, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर रहेगा तंतु। डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा, डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा किसके नियम से ज्ञात की जाती है? एम्पियर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फैराडे के नियम से नहीं होगा, एम्पियर के नियम से भी नहीं होगा, लेंज के नियम से भी नहीं होगा। फैराडे के यहाँ पर जो नियम है, फ्लेमिंग के नियम, उनमें से आपका एक दाएं हाथ का नियम होता है और एक बाएं हाथ का नियम रहता है। इसी में से आपका जो ऑप्शन है वो बाएं हाथ के नियम से आप डीसी मोटर के चालक की घूर्णन गति ज्ञात कर सकते हो। डीसी कंपाउंड मोटर में क्षेत्र नियामक को आपका क्षेत्र अभिवाह फ्लक्स के नियंत्रण के रूप में प्रदान किया जाता है, इसमें ए ऑप्शन आएगा। यदि केबल की लंबाई दोगुना हो जाती है तो इसकी धारिता क्या होगी? तो आपको ये तो मैंने बता दिया था कि लंबाई के साथ आपकी जो है वो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, तो क्या धारिता यहाँ पर बढ़ती है या घटती है? तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन आपका सी है, दोगुना होगा, तो यानी कि धारिता है वो भी आपकी लंबाई के साथ साथ बढ़ती है प्रतिरोध की तरह। फोटोकॉपी मशीन कार्य करती है, फोटोकॉपी मशीन किसके आपका प्रभाव पे कार्य करती है? तो वो स्तरिक विद्युतीय प्रभाव के ऊपर आपकी फोटोकॉपी मशीन है वो काम करती है। इसके बाद में जब समान प्रतिरोध R के N प्रतिरोधक एक श्रेणी संयोजित है तो प्रभावी प्रतिरोध है वो कितना होगा? तो आपका रहेगा NR रहेगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डीसी को पारित होने की अनुमति नहीं देता है? तो वो यहाँ पर है आपका बी संधारित्र। संधारित्र यानी कि आपका जो कैपेसिटर रहता है वो यहाँ पर इसमें नहीं आएगा। और आपका एसी जनरेटर का एक भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है वह है, तो वो दोस्त आपका ब्रशो है। भंवर धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है? भंवर धारा का जो उपयोग है वो यहाँ पर आपका विद्युतीय चुंबक ब्रेक, गति मापन है, प्रेरण मोटर है, मर्त स्पंद धारा मापी है, सभी के अंदर प्रयोग किया जाता है। एक एसी रिले चुंबक शोर को किसके उपयोग से यहाँ पर खत्म किया जा सकता है? तो छायांकन तार जो रहता है उसके उपयोग से एसी का जो रिले चुंबक सेंटर शोर है उसे बंद किया जा सकता है। तो ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन दोस्तों, ये थे थ्योरी के। थ्योरी का जो पार्ट था वो था, और अब जो आपका पार्ट आएगा आगे के जो 50 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर आपके जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के, बाकी जो भी यहाँ पर अगर अलग से पोर्शन है उसके अलग से क्वेश्चन यहाँ पर 50 से आगे रहेंगे। तो ये यहाँ पर दोस्तों कुछ स्टार्टिंग में 101 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख सकते हो। करंट जीके का यहाँ पर ये क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2020 तक भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये उस टाइम में नियुक्त किया गया था 2018 में 2020 तक। तो ये आपका करंट का है, तो अभी इसमें तो कुछ काम आने नहीं है, 3-4 क्वेश्चन जो भी करंट के आएंगे। तो ये आपका संपूर्ण विश्व दिवस में आपका मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब बनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका करंट का नहीं है, 2 क्वेश्चन ही सिर्फ करंट के थे ऊपर। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो बी 18 जुलाई को आपका मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। स्रोत के गंतव्य तक सिग्नल भेजने वाले माध्यम को कहा जाता है?
जो आपका यानी कि स्रोत तक आपका गंतव्य सिग्नल भेजता है, उसे उस माध्यम को क्या कहा जाता है? संचार प्रणाली इसमें होना चाहिए आई थिंक। तो संचार प्रणाली ही होगा। नेटवर्क सिस्टम जो रहता है उसी से हम सिग्नल भेज सकते हैं। निम्नलिखित में से शाकाहारी जानवर का उदाहरण कौन सा है? शाकाहारी मतलब जो आपका मांस नहीं खाते हैं, जो यानी कि एक दूसरे जानवर को नहीं खाते हैं, जैसे कि चीता है मांसाहारी में आता है, बाघ है मांसाहारी में आता है, बिल्ली है मांसाहारी में आती है, शेर है मांसाहारी में आता है। गाय एक ऐसी है जो यहाँ पर शाकाहारी में आती है, जो मांस है वो नहीं खाती है, तो इसमें गाय का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये विज्ञान के प्रश्न है। और अब यहाँ पर ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं। हाइपरलिंक प्रविष्ट करने वाला डायलॉग बॉक्स के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? हाइपरलिंक के लिए यहाँ पर किसको, यहाँ पर जो शॉर्ट की है वो यहाँ पर काम में ली जाएगी, तो कंट्रोल+K यहाँ पर काम में लिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डेटाबेस से जुड़ा हुआ है? डेटाबेस से जुड़ा हुआ है तो PHP, आपका एल्गोरिथम और ओरेकन असेंबली और जावा। जावा यहाँ पर आना चाहिए, या ओरेकल है, सॉरी ओरेकल इसमें आएगा। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट उपकरण नहीं है? आउटपुट उपकरण कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर ये पर्सन है। तो आउटपुट उपकरण वो रहता है जिसे हम चीज़ है वो बाहर लेते हैं, आउटपुट रहता है। तो स्कैनर है, स्कैनर आपका क्या रहता है? किसी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर स्कैन करता है। तो ये हो गया आपका इनपुट उपकरण, ये आउटपुट नहीं होगा, ये इनपुट है। स्कैनर है, स्कैन करेगा किसी डॉक्यूमेंट्स को, किसी फोटो को, तो ये स्कैनर है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या रहता है आपको पता होगा, जैसे कि आप फिल्म सिनेमा हॉल या फिर किसी क्लासेस में देखोगे तो आपका प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पर पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पर प्रोजेक्टर रहता है। मॉनिटर रहता है, जो आपका कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप का जो रहता है वो मॉनिटर रहता है। प्रिंटर जो रहता है वो यहाँ पर रहता है, जो हमें डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिंट करके देता है, यानी कि हम किसी पेज को, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं तो वो बाहर निकाल के हमें देगा। तो ये आपका एक आउटपुट उपकरण नहीं पूछा गया है इसमें, तो ये भी आपका एक आउटपुट है। प्रिंटर है वो आउटपुट है, और मॉनिटर है वो भी आउटपुट है, क्योंकि मॉनिटर है वो दे रहा है बाहर, हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो आउटपुट में होगा। और जो आपका प्रोजेक्टर है वो भी आउटपुट होगा, प्लांटर है वो भी आउटपुट होगा, स्कैनर है वो आउटपुट नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका आ जाएगा, सी ऑप्शन। स्टोरेज का सबसे छोटा माप निम्नलिखित में से कौन सा है? स्टोरेज का सबसे छोटा, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे छोटा बाइट होगा, फिर किलोबाइट होगा, फिर आपका मेगाबाइट होगा, फिर आपका गीगाबाइट होगा, फिर आपका टेराबाइट होगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें सबसे छोटा तो आपका बाइट है, ये आपका जो अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका बाइट आएगा एक नंबर पे, नंबर 2 पर आपका आएगा किलोबाइट आएगा, नंबर 3 पे आपका आएगा मेगाबाइट आएगा, नंबर 4 पे है वो यहाँ पर आएगा गीगाबाइट आएगा, और नंबर 5 पे है वो टेराबाइट आएगा। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा, बाइट। तो 110 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल प्राथमिक स्टोरेज उपकरण के रूप में किया जाता है? प्राथमिक स्टोरेज उपकरण, रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर हम बोल सकते हैं, तो RAM है इसमें, तो रीड एक्सेस ओनली मेमोरी रहता है। हार्ड डिस्क है, इसमें हम लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क है, इसमें भी हम लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसमें भी रख सकते हैं, और टेम्प ड्राइव है, इसमें भी रख सकते हैं। तो इसमें आई थिंक आपका रैम आना चाहिए, रैम यहाँ पर आएगा, जो रीड एक्सेस मेमोरी रहता है। तो ये है। इसके बाद में IMPS का विस्तार पूछा गया है। तो कंप्यूटर के नोट्स, कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हैं इसमें, तो कंप्यूटर के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कहीं ना कहीं से। तो इसमें जो आपका वो है ऑप्शन बी है, इमीडिएट इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये यहाँ पर है IMPS का विस्तार रूप। निम्नलिखित में से यूपीआई इंटरफेस के इस्तेमाल से निर्मित एक स्मार्टफोन ऐप है। यूपीआई, जैसे कि आप समझते होंगे यूपीआई के जो ऐप हैं वो कौन से हैं? भारत सरकार का है भीम, भीम के अंदर ही यहाँ पर सबसे पहले यूपीआई लाया गया था, तो इसमें तो ऑप्शन आपका भीम आएगा। जैसे कि यूपीआई के अगर हम और आपके ऐप देखें, तो जैसे कि गूगल पे है, फ़ोन पे है, अमेजन पे है, आपके डिफरेंट प्रकार के यूपीआई के पेमेंट हमें मिल जाएंगे, ऐप है वो मिल जाएंगे। तो इसमें आपका भीम आएगा, भीम में देख सकते हो। भारत
में सहभाजित स्वचालित गणक मशीनों के नेटवर्क को कहा जाता है? तो यूपीआई तो नहीं होगा, इसमें आपका डी ऑप्शन एनएफएस कहा जाता है। चेक को रेखांकित ना किए जाने पर इसे कहा जाता है अरेखित चेक और रेखित चेक। रेखांकित नहीं किया तो अरेखिक ही होना चाहिए, ये अरेखिक चेक है। इसमें वीपीए का विस्तार रूप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस रहता है, वर्चुअल पेमेंट एप्लीकेशन रहता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस रहता है, वर्चुअल पेमेंट एप्लीकेशन रहता है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आई थिंक इसमें यहाँ पर होना चाहिए, तो ए ऑप्शन देख सकते हो, इसमें वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है वीपीए का। विटीकल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर शहद उत्पादन, ऊन उत्पादन, अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन और आम उत्पादन। शायद इसमें इसमें आपका है जो अंगूर उत्पन्न है, वीटी अंगूर उत्पादन। तो ये आपको कुछ उत्पादन है ये वाले जो हैं अध्ययन को, तो वो आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि आपका मछली उत्पादन में आपका जो कौन सा किया जाता है, तो वो आपको याद रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि संबंधी उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसमें जो ऑप्शन आपका अमेरिका है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश आएगा। कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ई ऑप्शन है, गोपेशियन यहाँ पर कपास का वैज्ञानिक नाम है। विश्व की सबसे लंबी नदी है वो यहाँ पर कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल ये उस टाइम में था, तो आप उस टाइम में कल्याण सिंह थे, तो बी ऑप्शन इसमें आएगा। अभी यहाँ पर आपकी जो वर्तमान में है वो आप देख लीजिएगा करंट के अंदर। राजस्थान के किस जिले में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है? केवला देवी यहाँ पर कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देवी नेशनल पार्क। तो ये राजस्थान के जीके के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, देख सकते हो 20 क्वेश्चन के बाद में। राजस्थान की कौन सी शैली यूनेस्को के आपके अमृत सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है? कौन सी शैली है? तो घूमर, इसमें आपका जो ऑप्शन है कालबेलियाई शैली है वो यूनेस्को में शामिल है। राजस्थान की कौन सी नदी वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है? इसमें ए ऑप्शन है बनास नदी राजस्थान के वन की आशा। माही नदी है वो उल्टी बहने वाली राजस्थान की नदी है। लूनी नदी है वो आपके जैसलमेर बीकानेर साइड में बहती है। चंबल है वो यहाँ पर आपका कोटा साइड में है। तो साबरमती है वो गुजरात साइड से निकल के राजस्थान में आती है। तो ये आप इसमें संबंधित नदी से संबंधित राजस्थान से संबंधित पढ़ लीजिएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, राज्य पक्षी आपका, जिसे आपका नाम है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका आएगा। और देख तो सिर्फ 5 तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो सिर्फ 5 क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान जीके के पूछे गए हैं। इस बार दोस्तों आपका ऐसा नहीं है आप राजस्थान जीके पढ़ो ही मत, क्योंकि पिछली बार 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो इस बार भी 5 ही पूछे जाएंगे। इस बार आपका प्री के अंदर आपका लगभग 40%, 35 से 40% नंबर है वो यहाँ पर राजस्थान जीके का आएगा। तो राजस्थान जीके को आपको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर लेवल है वो आप देख सकते हो, लेवल आपका देख सकते हो बिल्कुल ऊपर का है। ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, वन की आशा बनास है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, यूनेस्को के अंदर धरोहर सूची में कालबेलियाई है, ये बिल्कुल ऊपर का जीके। तभी मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कि आप राजस्थान जीके की जो आपको इजी लगे वो बुक आप पढ़ सकते हो। आपको थोड़ा सा यहाँ पर इजी लगे और थोड़ा सा ऊपर का हो, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन है वो डीपली आए, पर लगभग क्वेश्चन है वो यहाँ पर अपर लेवल आपके जो नॉर्मल लेवल के रहेंगे। तो वो इस प्रकार से आप राजस्थान जीके की तैयारी जरूर करें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 क्वेश्चन देख के आप उसे छोड़ ही दें, उस पार्ट को पढ़े ही मत, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आए पिछली बार। इस बार आपका बहुत ही ज़्यादा पोर्शन मेंस में भी रखा गया है और प्री के अंदर भी रखा गया है। तो प्री के अंदर आई थिंक शायद राजस्थान जीके के 35 क्वेश्चन आएंगे और मेंस के अंदर शायद इसमें 30 क्वेश्चन कर दिए गए, यानी कि 30% पार्ट आप समझ सकते हो। पिछली बार तो यहाँ पर ये क्या था, 100 क्वेश्चन जो थ्योरी के थे ये 2 नंबर के थे, यानी कि 200 नंबर आपकी थ्योरी के थे, 50 नंबर यहाँ पर थे आपके वो एक्स्ट्रा के थे। इसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, यानी कि सिर्फ 5 नंबर, 250 में से सिर्फ 5 नंबर का राजस्थान जीके आया था पिछली बार। पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपका काफ़ी नंबर का आने वाला है। तो राजस्थान जीके की आप अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। अब हम जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अब दोस्तों इसमें आपका मैथ्स का क्वेश्चन आया है 26 नंबर से। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न है? तो सबसे छोटा है तो यानी कि जो आपका सबसे, इसमें आप अगर भाग दोगे डिवाइड करोगे तो आपका जो सबसे कम नंबर जो आएगा वो सबसे छोटा
यहाँ पर भिन्न रहेगा। तो भाग दे के आप देख सकते हो वहाँ पर बैठे बैठे भी, या फिर आपको ऐसे भी कोई फॉर्मूला आता होगा तो उससे आप निकाल सकते हो। किसी भिन्न का भाजक उसके अंश से 2 अधिक है, यदि अंश और भाजक में 3 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न है वो 3/4 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या था? तो ये आप देखोगे किसी भिन्न के अंदर कोई भिन्न है, जैसे कि अक्स, आप मानो कि 1/1 यहाँ पर ये कोई भिन्न है, उसके भाजक के अंश में 2, उसके भिन्न का भाजक उसके अंश से 2 अधिक है। तो अंश ये होता है ऊपर वाला और भाजक है वो 2 नीचे वाला होता है। तो भाजक उसके अंश से 2 अधिक है, यानी कि भाजक है वो 1 है और अंश है वो 2 है। यदि अंश और भाजक में 3 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न है वो 3/4 हो जाता है। तो मूल भिन्न कितना था? तो अगर इसमें ये आप अक्स इसमें जरूर माने 1/1 प्लस बटा 2x, तो इसके अंदर भाजक और भिन्न में 3 बढ़ाया है तो +3 इसके अनुसार आपका रहेगा x +3/2x +3 बराबर 3/4। तो ये यहाँ पर रहेगा आपका जो आता है फॉर्मूला निकल के। अब हम इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर ये इधर चला जाएगा और ये आपका है ये नीचे आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आएगा 4x + 12 बराबर 6x + 9। तो ये यहाँ पर रहेगा। अब हम इसे अगर देखेंगे तो वापिस यहाँ पर ये 4 इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा और ये 9 उधर आ जाएगा। तो आपका जो माइनस करके इसमें से 9 माइनस करेंगे तो इसमें से आपका 3 रह जाएगा और ये यहाँ पर 2 है, इधर 3 है और इधर आपका 2 है। तो 3/2 जो x का मान है वो आ गया हमारे पास 3/2। अब जो स्टार्टिंग में जो हमने भिन्न लिया था 1x बटा आपका 2x, तो इसमें हम रखेंगे इसको 3/2 बटा, इसमें हम रखेंगे 3/2 की वैल्यू, तो इसमें 2 कट जाएगा तो नीचे 3 रहेगा, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से आपके सामने जो है वो लास्ट में भिन्न निकल के आएगा वो 5/8 रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हो। किसी आयत की भुजाएं 27 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है, यदि वर्त की परिधि और आयत की परिधि समान है तो वर्त का क्षेत्र क्या होगा? जैसे कि मैथ के क्वेश्चन है थोड़ा सा, यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका आयत होता है, इसकी ये 39 सेंटीमीटर की है और ये आपकी 27 सेंटीमीटर है, ये और ये सेम होते हैं, ये और ये सेम होते हैं। तो इनका परिधि मतलब आपको क्या करना है, आयत की परिधि का सूत्र क्या रहता है? वो रहता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इस प्रकार से रहता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई अगर आप जोड़ोगे इसमें तो 40 और 66 गुणा 2, तो ये रहेगा आपका 66 गुणा 2 यानी कि 120 और आपका 132 परिधि होगी आपकी आयत की। आयत की परिधि आपकी हो गई कितनी? 132 परिधि है। और अगर हम बात करें आपकी वर्त की परिधि और आयत की परिधि समान है, तो वर्त की परिधि भी समान होगी इसमें, तो वर्त का क्षेत्र क्या होगा? वर्त ये होता है आपका पता है, तो इसकी परिधि यहाँ पर इन्होंने निकाल दी है 132 आपकी जो है वो सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर इसकी परिधि निकाल दी है। तो इसका क्षेत्र कितना होगा ये यहाँ पर पूछा गया है इसमें। दोस्तों वो आपका 1386 आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले लीड बॉक्स की संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 सेंटीमीटर व्यास के वाले गोले बनाए जा सके। तो ये यहाँ पर पूछा गया है इसमें। तो ये मैथ के क्वेश्चन है, थोड़े से आपके डीपली इसमें पूछा गया है। मैथ इस पिछली बार किसी ट्रेन का क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 बराबर दूरी तय करती है। पूरी दूरी तय करने के लिए उस ट्रेन की औसत गति क्या होगी? 2 बराबर दूरी गति तय करती है तो इसका औसत है वो किसी ट्रेन की क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे कि हम इसमें मानते हैं आपका 1 किलोमीटर का दायरा इसमें मानते हैं। जैसे कि हम 100 किलोमीटर का दायरा ले लिए पहले के लिए, तो इसने 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 घंटे लगा दिए। तो गति 2 से 2 बराबर दूरी यानी कि 100 किलोमीटर आगे की इसने
20 किलोमीटर प्रति, यानी कि 5 घंटे आगे इसने लगा दिए। तो टोटल कितने इसने लगा दिए? 15 घंटे लगा दिए 200 किलोमीटर की दूरी में। तो अब इसे हम देंगे तो इसमें भाग, तो 40/3 इसमें हमें मानेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 सही 1/3 की औसत दूरी यहाँ पर ये आ जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हो इसको। कमल राजा राम का औसत वजन है वो 55 किलो है। यदि राजा का औसत वजन 50 किलो है तथा राजा और राम का औसत वजन 53 किलो है, तो राजा का औसत वजन क्या होगा? कमल राजा और राम, और कमल और राजा का औसत वजन 50 है, राजा और राम का औसत वजन 53 है, 3 का औसत वजन तो 55 हो गया इसमें से। जैसे कि हम इसको 3 से गुना करेंगे, 55 को 3 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 5 तिये 15, 1 5 तिये 15 और 16, 165 किलो के ये तीनों लोग हैं। बात ये रही। कमल और राजा का औसत वजन, हमें राजा का पूछा है ना, तो अब यहाँ पर हमें कमल और राजा का औसत है वो यहाँ पर दोनों का, कमल और राजा का 100 किलो है, तो यानी कि 65 किलो का जो बंदा है वो आपका बच गया। कितना? कौन बच गया? राम है वो 65 किलो का है, राम है वो 65 किलो का है, तथा राजा और राम का औसत वजन है वो 53 है। तो इसमें इसे भी हम डबल करेंगे क्योंकि 2 का वजन है, 2 का वजन डबल करेंगे तो इसमें हमें 106 होगा। 106, 65 तो इसका है, तो इसमें से इसको हम घटा देंगे 65 में से, तो 5 आपका हो गया 70, 35 और 6 आपका 41 किलो इसमें वजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे मैथ्स को सोच के दिमाग से भी कर सकते हो। मुझे छोड़े हुए काफ़ी साल हो गए तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है माइंड। इसका 3249 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये तो आप आसानी से इजीली ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर इससे ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि आपको ये फॉर्मूला ये निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका अगर आप देखोगे 55 का वर्गमूल करोगे तो 55 25, लास्ट में 5 आएगा तो ये तो नहीं होगा। इसमें 6 6 36 6 आएगा लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। 7 7 49 इसमें 9 आएगा तो ये हो सकता है। 8 8 64 ये 4 आएगा तो ये नहीं होगा। 9 9 81 ये लास्ट में 1 आएगा तो ये नहीं होगा। तो यानी कि आपका 57 इसमें हो सकता है। बाकी कंफर्म करने के लिए आपके पास अगर टाइम हो तो 57 से 57 गुना करके आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर ऑप्शन सी आपको मिल गया। तो इसे दिमाग से अगर आप मैथ को करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपका यूजफुल रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर इसका घनमूल पूछ लिया इन्होंने, घनमूल पूछा है तो यानी कि 3 बार इसे यहाँ पर हमें गुना करना पड़ेगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, 9261 का घनमूल आप निकालोगे तो 3 से डिवाइड करके 3 3 के जोड़े बना के इसको निकाल सकते हो ईजिली। पर आपको टाइम की बचत के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो जैसे कि एक इसमें 11 हो सकता है, 6 6 36, इसमें 11 यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा हैं, पर 11 का तो शायद आपका 1300 कुछ रहता है, तो 11 नहीं होगा, तो इसमें 21 होगा। जो यहाँ पर एक जिसमें लास्ट में है वही एक इसमें रहेगा, तो 11 का तो 1331 होता है शायद, अगर आप देखोगे तो 21 का आपका ये होगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा दिमाग से सोल्व करोगे तो मैथ आपका इजीली जल्दी सोल्व होगा। ये इसमें यहाँ पर इसका मान पूछा है, तो इसमें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला रहता है दोस्तों, तो वो फॉर्मूला अभी मुझे ध्यान नहीं है, तो 1/50 इसमें आंसर है। और इसमें भी इसका मान पूछा है इन्होंने 1232 डिवाइड 11 डिवाइड 14। तो इसका अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको पहले इसको भाग करना होगा, फिर इसको गुना करना होगा, फिर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। 11 एकम 11, 11 तिये 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 112, 112 बच गए 14। तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो 8 यहाँ पर आएगा। इसको अगर भाग दो, क्योंकि कोष्टक में रखा है तो उसको पहले डिवाइड करके बाद में इसको भाग देना होगा, ना कि अगर सीधा भाग होता तो हम इसे 14 को ऊपर भेज देते, तो ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, ये नीचे ही रहेगा। 46 और 82 का HCF यहाँ पर पूछा गया है, जो मैक्सिमम वैल्यू जो दोनों के अंदर भाग होती है। जैसे कि 2 तो हमें मिल गया, 4 का यहाँ पर भाग अगर हम देखते हैं तो 4 का भाग स्टार्ट में नहीं जा रहा है, 6 का भी नहीं जा रहा है, 12 का भी नहीं, तो इसमें आपका 2 ही होगा। 46 में देख सकते हो और किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, 14 का भी नहीं, 12 का भी नहीं, तो इसमें सिर्फ 2 का जा रहा है, तो 2 होगा। 3 संख्याएं 1 2 3 अनुपात में है, उनका HCF है वो 12 है, तो इसकी वैल्यू है वो कितनी होगी? तो ऐसे 12 12 से गुना करेंगे हम इसको, 12 24 और 36 ई हो जाएगा। इसमें बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है।
24 और 56 का एलसीएम इसमें पूछा गया। तो देख सकते हो लगभग क्वेश्चन आपके एचसीएफ एलसीएम के पूछे गए हैं, और आपका एक दो वहाँ पर वो जो अनुपात का भी ये है, तो इजिली क्वेश्चन पूछे गए इसमें। 56 और आपका 24 और 56 का एलसीएम पूछा गया। तो इसमें क्या रहता है 24 और 56, तो इसमें आप भाग दोगे तो 2 का भाग दोगे तो 12, और यहाँ पर दोगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दोगे तो 6 और 14, फिर 2 का भाग दोगे तो 3 और 7। अब यहाँ पर आपको गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये यहाँ पर है 3 गुना 7, ये है। क्योंकि इसमें अभी किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो इसको आपको इस प्रकार से 2 दूनी 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी आपका कितना होगा 8 दूनी 16, 160 और 168, 168 होगा इसमें ए ऑप्शन आपका, देख सकते हो ए ऑप्शन। इस प्रकार से आप इसे जल्दी कर सकते हो। दो संख्याओं का एचसीएफ है वो 8 है। निम्नलिखित में से एलसीएम का उनका एलसीएम क्या नहीं हो सकता। एलसीएम क्या नहीं हो सकता, दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ है वो 8 है। तो एक संख्या तो अगर हम माने तो 8 है, और आपका 8 दूनी 16 ये हो सकती है। और अगर हम माने दूसरी संख्या अगर हम माने तो जैसे कि 1 और 2 हमने माना है, 1 और 2 संख्या मानी है, फिर हम मानेंगे तो 2 आपका 2 और 3 मान सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे मान के हम एलसीएम है वो निकालेंगे इसका, तो वो आपका इसमें से गुणांक का होना चाहिए। 8 3 24, 8 7 8 56, 48 58 और 60। 58 इसमें आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 58 का वैल्यू है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एक बार ही भाग जाता है इसमें आपका, और इसमें 2-3 बार 60 में भी जाता है 2 का भाग। दो व्यक्तियों का आयु का अंतर है वो 30 है। यदि 6 वर्ष पहले बड़ा व्यक्ति छोटे से 6 गुना बड़ा था तो वर्तमान आयु क्या होगी। तो 140 नंबर का जो प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पहले बड़ा व्यक्ति 6 गुना बड़ा था तो उसकी वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें दोनों की आयु। तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका भी रहता है लोगों के पास, पर मैं यहाँ पर जो आपका नॉर्मल जो मेथड है उससे ही बताऊंगा। जैसे कि हमने मान लिया कि एक व्यक्ति है वो वर्तमान में x साल का है, और दूसरे का है वो यहाँ पर x प्लस 30, ये यहाँ पर दोनों आपके बराबर हो गए, जो आयु का अंतर है। तो एक हो गया x का और एक हो गया x प्लस 30 का। तो अब 6 वर्ष पहले का इशू बताया गया है, यानी कि माइनस इसमें से 6 कर देंगे और माइनस इसमें से 6 वर्ष पहले की बात हो गई। तो x माइनस 6 बराबर इसमें से चेक करेंगे तो x माइनस 24। तो ये हो गया आपका 6 वर्ष पहले कब की बात, और बड़ा व्यक्ति है वो 6 गुना छोटे से बड़ा, तो यानी कि इससे है वो 6 गुना बड़ा है। अब यहाँ पर ये जो एज है ये दोनों की बराबर आएगी, यानी कि इससे हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। 6 गुना छोटा व्यक्ति है और बराबर बड़ा है वो x माइनस 24 हो गया आपका। तो अब हम इसे गुना करेंगे तो आपका होगा नीचे 6x माइनस 36 बराबर x, यहाँ पर प्लस आएगा ये आपका, क्योंकि माइनस प्लस हो गया है ना, इसमें से 30 में से चले जाएंगे 24 बचेगा, x प्लस 24 ये हो गया आपका। इसमें से अगर हम इसको आपका x को इधर भेजेंगे और इसको इधर 36 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये x है ये माइनस में हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है 5x हो जाएगा, 6x माइनस x तो 5x हो गया, और उधर से आपका जो है टोटल वो 60 हो जाएगा, 36 और 24 60 हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12 पंजे 60 12। तो यानी कि x की वैल्यू है वो वर्तमान, क्योंकि x हमने वर्तमान माना है, तो x की वैल्यू हो गई हमारे सामने 12, और उसकी है वो 30 साल बड़ा है, तो उसकी हो गई 42 प्लस 30 42 साल। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो, बी ऑप्शन है देख सकते हो इसमें। इसके बाद में 141 का जो क्वेश्चन है, 50% किसी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाता है एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। सभी 50 प्रश्नों का हल करने पर यदि किसी छात्र को कुल 31 अंक मिलते हैं तो उन प्रश्नों की ज्ञात करें जिसे उसने गलत किया था, यानी कि गलत उसने कितने पर्सन किए वो यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो हम मानते हैं कि 50 क्वेश्चन है वो इसने 50 के 50 सही करता, तो इसके यहाँ पर 100 नंबर होते, 100 नंबर होते, और इसने पूरे 50 अटेम्प्ट किए हैं, तो ये भी है। तो इसे आप ऑप्शन से भी ज्ञात कर सकते हो, आपका ऑप्शन से 31 अंक इसे मिले हैं, 50 क्वेश्चन इसने किए हैं,
तो इसे अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसका 13 नंबर वाला ऑप्शन ले लिया, तो 50 में से अगर 13 क्वेश्चन गलत करता है तो टोटल आप इसके पीछे बच जाते हैं आपके 37 क्वेश्चन। 37 का अगर हम डबल करते हैं तो 70, 35 दूनी 70 और आपका जो 74 में से 13 नंबर आपको माइनस करोगे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है इससे, तो ये नहीं होगा। 18 का करते हैं तो 18 का भी आपका यहाँ पर हमारे सामने 32 का दूनी 64, 64 में से 18 कम करेंगे तो भी इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर जो हम है अगला है 23 ऑप्शन अगर करते हैं तो यहाँ पर पीछे हमें बच जाते हैं 23 में से 50 अब वो कम करेंगे तो हमारे सामने 27 क्वेश्चन बचते हैं, तो 27 को हम करेंगे तो 54 क्वेश्चन बचते हैं। 54 में से अगर हम 23 क्वेश्चन जो गलत किए हैं वो माइनस करेंगे तो इसमें से टोटल हमारे सामने 31 क्वेश्चन बचते हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप पर्सन है वो कर सकते हो। अशोक और सुरेश की आय का अनुपात है वो 4:3 है और उनकी व्यय का अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए की बचत करता है तो सुरेश की आय ज्ञात करनी है। तो इसको हम अगर सिंपल भाषा में देखते हैं इस पर्सन को, तो हमारे सामने यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये 3, यानी कि 4 इसने आय की, उसमें से 3 इसने यहाँ पर खर्च कर दिया, 3 रुपए आप ये मानो, और यहाँ पर इसने 3 रुपए खर्च आय की है और 2 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो इसमें से एक बचा, यानी कि दोनों में एक एक बच रहा है, तो टोटल यहाँ पर रुपए की वैल्यू है 600 रुपए, यानी कि 600 रुपए दोनों है वो बचा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें आय जैसे कि 100 की आय ज्ञात करनी हो तो 2400 रुपए आ जाएगी और सुरेश की आय है वो 1800 रुपए आ जाएगी, तो इसमें ई ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एक पंखे का अंकित मूल्य है वो 720 रुपए है, इसे 684 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट यहाँ पर कितने % की दी गई। तो छूट है वो हमेशा आपकी जो मूल्य अंकित मूल्य है उसके ऊपर दिया जाएगा। तो अंकित मूल्य यहाँ पर है आपका 720 है और आपका बेचा गया है वो 684 में, तो टोटल इनका अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 16 + 20 36 रुपए का डिफरेंस है और 720 के ऊपर दिया गया है गुना, हमें परसेंटेज ज्ञात करना है दर की, तो गुना 100 होगा। तो इसमें 0 0 36 एकम 36 36 दूनी 72 और यहाँ पर अगर हम 10 में से 5% यहाँ पर आपका आ जाएगी छूट, तो 5% इसका आंसर होगा। एक दुकानदार 10% छूट प्रदान करता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 300 रुपए है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 10% की छूट देता है, यानी कि अगर किसी आपका उसके ऊपर वस्तु के ऊपर 100 रुपए लिखा है तो उसमें से वो 10% की छूट देता है, यानी कि 90 रुपए में वो बेचता है और आपका अंकित मूल्य यहाँ पर हम मानते हैं 300 की 10% यानी कि 270 में वो बेचता है उसको और फिर भी लाभ है वो 20% प्राप्त करता है, तो 270 में से 20% का लाभ प्राप्त करता है वो। तो इसमें आपका देखो ऐसे होगा ये, जैसे कि 20% है वो लाभ, जैसे कि आपका 300 रुपए उसके ऊपर अंकित मूल्य है, 10% की छूट वो दिखावे की करता है, यानी कि आप जाओगे तो बोलेगा कि 10% मैं छूट में दे रहा हूँ, यानी कि इसमें से 10% आप कम करोगे तो 30 माइनस 270 रुपए में आपको यहाँ पर वो है वो चीज़ बताएगा कि 270 रुपए में आपको दे देगा, तो इसके ऊपर भी वो 20% लाभ कमाता है, तो 270 है वो आपकी हो गई 120 की वैल्यू हो गई, क्योंकि 20% लाभ कमाता है। अगर 20% लॉस होता तो ये 80 की वैल्यू होती, तो ये 120 की वैल्यू हो गई। तो हमें जो ज्ञात करना है कि उसने असली में यहाँ पर कितने में वस्तु है वो खरीदी है, तो इसे 100 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार हम इसे यहाँ पर 0 और ये 25 आपका हो गया और इधर आपका 3 बचेगा, तो 9 18 9 आपका 9 27, तो ये हो गया 25 गुना 9, ये हम गुना करेंगे तो हमारे सामने 225 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका जो एक्चुअल जो नंबर है वो यहाँ पर 225 है इसके अंदर। तो ये हो गया 145 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे यदि आपका 25 गुना 5 बराबर 125 है तो 1.25 भाग 2.5 का मान ज्ञात करो। तो ये आप इक्वली आपका कर सकते हो, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। तो इसके बाद में यहाँ पर ये है, यदि 1/6 पॉइंट ये इतना है तो 1/ इसका मान ज्ञात करो, तो ये भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। इसके बाद में 40 पुरुष 8 घंटे में 80 पेड़ लगा सकते हैं, तो 5 पुरुष काम छोड़ के चले जाएं तो 12 घंटे में कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये है आपका 40 व्यक्ति हैं वो यहाँ पर 8 घंटे में 80 पेड़ लगाते हैं,
तो टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका, तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें, जो आपका एक जुगाड़ भाषा जिसे बोल सकते हैं, उसमें अगर हम समझें तो 8 घंटे में 80 पेड़ लगा सकते हैं। तो 40 व्यक्ति 8 घंटे में 80 पेड़ लगाते हैं, यानी कि एक व्यक्ति है वो 8 घंटे में 2 पेड़ लगाता है। सिंपल सी भाषा ये हो गई आपकी, 8 घंटे में 2 पेड़ लगाता है। 5 व्यक्ति अगर काम छोड़ के चले गए तो पीछे हो गए 35 व्यक्ति। 35 व्यक्ति 12 घंटे में कितने लगाएंगे, तो पहले हम 8 घंटे की वैल्यू याद कर लेते हैं। तो 35 व्यक्ति 8 घंटे में आपका है वो टोटल 70 पेड़ लगा देंगे। अब इसका आगे का जो काम बच गया वो 4 घंटे बच गया, यानी कि इससे आधा काम और बच गया, तो इससे आधे पेड़ और लगा देंगे, 70 + 35 हो जाएगा। तो टोटल इसमें हो जाएगा आपका 105 पेड़ यहाँ पर वो लगा देंगे। देख सकते हो एक्चुअल, तो आपके जुगाड़ से भी आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको मैथ का थोड़ा नॉलेज रहता है। तो क्रमांकन 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 26 अधिक है। तो ये आप कर सकते हो, थोड़ा सा वो आपका न्यूमेरिकल सिस्टम है। 2 संख्याओं का योग है वो 24 है और उनका अंतर 8 है, तो गुणनफल ज्ञात करो। जैसे कि आप समझो 2 संख्याओं का योग, इसमें आप जोड़े भी बना सकते हो या फिर आपका है वो अंतर भी आपको दिया गया है। तो 2 संख्याओं का योग आप देखोगे तो एक संख्या अगर हम अक्स मानते हैं तो एक आपकी हो जाएगी अक्स -8 या अक्स +8 भी आप कर सकते हो। 2 संख्याओं का योग, इनसे अगर हम प्लस करते हो तो यहाँ पर जो एक्चुअल है वो योग है वो आपका 24 आता है। तो 2x ये उधर जाएगा तो 32 हो जाएगा आपका, 6 वो 32 ही, हाँ 32 होगा। तो इसमें आपका हमें 16 यहाँ पर अक्स की वैल्यू आती है। तो अगर एक संख्या 16 है और दूसरी संख्या है वो 16 में से 8 हमने कम माना है, तो ये दूसरी 8 हो गई। तो टोटल ये यहाँ पर आपकी संख्या हो गई। तो जोड़ इसे करोगे तो भी आपका 24 होगा, और अगर इसमें आपका अंतर भी होगा तो भी आपका 8 अंतर होगा। तो ये आपकी यहाँ पर संख्याएं हैं, इनका गुणनफल ज्ञात करना है तो इनको आप गुणा कर सकते हो। 6 8 48, 4 8 4 12, 128। इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इनको कर सकते हो। एक धनात्मक संख्या 2/3 और इसके व्यत्युक्रम का 25/216 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो ये भी आप कर सकते हो। टोटल यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। तो ये पूरा पेपर मैंने मेरे अनुसार यहाँ पर अच्छा से आपको बताया है। अगर आप बोलोगे लाइव आके हमें बताना है तो लाइव आके भी हम अगला पेपर सोल्व करेंगे। और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि हमें यहाँ पर पूरे पेपर, ये जो 18 के 18 पेपर है वो सोल्व करवाने हैं। तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।